क्या हो अगर प्राचीन समय में जिन्हें इंसानों ने भगवान माना वे दरअसल किसी दूसरी दुनिया से आए हुए जीव थे। क्या हो अगर उन्होंने ही शुरुआती मानव को ज्ञान दिया, दिशा दी और हमारी सभ्यता की नींव रखी। दुनिया भर की पुरानी कहानियों, आसमान से उतरने वाले देवताओं के वर्णनों और कई अनसुलझे रहस्यों को देखकर यह सवाल बार बार उठता है कि कहीं भगवान और एलियन का संबंध हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा तो नहीं। आज हम ऐसे ही रहस्यों की तरफ बढ़ेंगे जहां इतिहास, संकेत और कल्पना एक साथ मिलते दिखाई देते हैं। नंबर 1, रोसेटा स्टोन। इतिहास की दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पत्थर नहीं होती बल्कि पूरी सभ्यता का बंद दरवाजा खोलने वाली चाबी बन जाती है। रोसेटा स्टोन ऐसी ही एक चीज थी। लगभग 200 साल तक दुनिया यही मानती रही कि अगर इस पत्थर की खोज न हुई होती तो शायद प्राचीन मिस्र हमेशा के लिए एक पहेली बना रहता। उसके मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह, राजाओं के आदेश, देवताओं के नाम, युद्धों के लेख, सब कुछ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमारे लिए मौन रहता। हम उन्हें देखते पर समझ नहीं पाते, हम उनके आकार पहचानते पर उनकी आवाज नहीं सुन पाते। रोसेटा स्टोन ने पहली बार उस खामोशी को तोड़ा था, लेकिन अब जो हो रहा है वह उससे भी ज्यादा बेचैन कर देने वाला है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ऐसी प्राचीन लिपियों को पढ़ने लगी है जिनके पास कोई रोसेटा स्टोन है ही नहीं, कोई सीधा अनुवाद नहीं, कोई भरोसेमंद संदर्भ नहीं। फिर भी मशीन उन चिन्हों में भाषा, पैटर्न, अर्थ और संरचना खोज रही है। और यहीं से यह कहानी साधारण खोज से निकलकर एक गहरे रहस्य में बदल जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि AI पढ़ सकती है या नहीं। असली सवाल यह है कि वह आखिर कितना पढ़ सकती है, कितना सही पढ़ सकती है, और जो वह पढ़ लेगी क्या हम उसके लिए तैयार हैं? रोसेटा स्टोन खुद भी उतनी परिपूर्ण चीज नहीं थी जितनी आम लोग समझते हैं। वह कोई जादुई पत्थर नहीं था जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। वह टूटा हुआ था, अधूरा था और उसके कई हिस्से गायब थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि एक ही संदेश 3 अलग अलग लिपियों में लिखा गया था। एक राजकीय आदेश जिसे पुरोहितों ने राजा की दिव्य सत्ता की पुष्टि के रूप में दर्ज किया था। वही बात 3 रूपों में सामने आई थी, इसलिए विद्वानों को एक आधार मिला। ग्रीक पढ़ी जा सकती थी और उसी के सहारे धीरे धीरे मिस्री चित्रलिपि के दरवाजे खुलने लगे। यह काम रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, तुलना, गलती, संशोधन और धैर्य था। जां फ्रांसवा, शांपोलियो जैसे विद्वानों ने यह समझने में लंबा समय लगाया कि चित्रलिपि केवल प्रतीक नहीं बल्कि ध्वनियों को भी दर्ज करती है। तब जाकर मिस्र की चुप दुनिया बोलने लगी। लेकिन आज AI जिस रास्ते पर चल रही है वह और भी अजीब है। उसे हमेशा किसी स्पष्ट संदर्भ की जरूरत नहीं पड़ रही। वह पहले से अनुवादित सामग्री के विशाल भंडार से पैटर्न सीखती है, फिर उन पैटर्नों के आधार पर उन लेखों को समझने लगती है जिनके लिए मनुष्य के पास अभी तक कोई पूरी कुंजी नहीं है। यही बात रोमांचक भी है और डरावनी भी। सोचिए, हजारों साल पुरानी मिट्टी की पट्टिकाएं जिन पर कीलाक्षर लिपि में कुछ लिखा है, किसी राजा का आदेश भी हो सकता है, किसी व्यापारी का हिसाब भी, किसी मंदिर का अभिलेख भी, किसी आम इंसान की निजी शिकायत भी। सदियों से वे पड़ी हैं जैसे समय ने उन्हें बंद कर दिया हो। पहले किसी एक पट्टिका को समझने में विशेषज्ञों को हफ्ते, महीने, कभी-कभी साल लग जाते थे। हर चिन्ह को पहचानना, उसके संदर्भ को समझना, उसके टूटे हुए हिस्से का अनुमान लगाना, फिर दूसरी पट्टिकाओं से मिलान करना, यह सब बेहद कठिन काम था। लेकिन अब AI हजारों अभिलेखों को एक साथ देख सकती है। वह प्रतीकों के बीच सांख्यिकीय संबंध पहचान सकती है। यह समझ सकती है कि कौन सा संकेत किन दूसरे संकेतों के साथ बार बार आता है, किस संरचना के बाद कौन सा अर्थ बनने की संभावना है। यह काम इंसान भी करते हैं, लेकिन बहुत धीमे। मशीन वही काम इतनी तेजी से कर रही है कि मानो हजारों साल की खामोशी पर अचानक बिजली गिर गई हो। यहीं पर एक और रहस्य जन्म लेता है। क्या AI सच में भाषा को समझती है या वह केवल पैटर्न का खेल खेल रही है? अगर वह किसी लुप्त लिपि का अर्थ बता देती है
तो क्या वह सचमुच उस सभ्यता की आवाज लौटा रही है, या वह हमारे लिए एक ऐसा अनुमान बना रही है जो सही भी हो सकता है और भटकाव भी? वैज्ञानिक कहते हैं कि नई प्रणालियां आश्चर्यजनक रूप से सटीक हैं। कुछ प्रयोगों में तो सटीकता इतनी अधिक बताई गई कि लगता है मानो मशीन ने बीते युग की स्मृति को छू लिया हो। लेकिन इतिहास सिर्फ शब्द नहीं होता। इतिहास में संदर्भ होता है, प्रतीक होते हैं, संस्कृति होती है, स्थानीय मान्यताएं होती हैं, ऐसे संकेत होते हैं जो केवल व्याकरण से नहीं खुलते। एक ही शब्द अलग काल, अलग नगर, अलग शासक और अलग धार्मिक वातावरण में अलग अर्थ ले सकता है। तो क्या एआई इन बारीकियों को पकड़ पाएगी, या वह हमें एक ऐसा इतिहास देगी जो सुनने में सुंदर होगा पर पूरी तरह सत्य नहीं? यही वह बिंदु है जहां उत्साह के नीचे एक बेचैनी छिपी है, क्योंकि अगर यह तकनीक सच में उतनी शक्तिशाली है जितनी बताई जा रही है, तो इसका मतलब है कि दुनिया भर के संग्रहालयों, भंडार गृहों, खुदाई स्थलों और विश्वविद्यालयों में रखी अनगिनत वस्तुएं अब कभी भी बोलना शुरू कर सकती हैं। वे तख्तियां, वे पत्थर, वे मोहरें, वे टूटी दीवारें, वे छोटी धातु की पट्टियां जिन पर लिखे चिन्हों को आज तक कोई पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, अचानक समझ में आने लगेंगी। और तब संभव है कि इतिहास की हमारी कई स्थापित धारणाएं हिल जाएं। हो सकता है जिन राजाओं को हम महान समझते रहे वे केवल प्रचार के उस्ताद निकले। हो सकता है जिन युद्धों को हम निर्णायक मानते रहे वे उतने बड़े थे ही नहीं। हो सकता है आम लोगों की आवाजें जो हमेशा राजाओं और मंदिरों के नीचे दब गईं, पहली बार सामने आई। हो सकता है हमें पता चले कि प्राचीन दुनिया उतनी धार्मिक नहीं थी जितनी हम सोचते हैं, या उतनी सरल नहीं थी जितनी किताबें बताती हैं। और यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें हम आज की समझ से जोड़ ही न पाए। यही कारण है कि इस पूरे विषय में एक अनसुलझी रहस्यमयी धड़कन है, क्योंकि एआई सिर्फ खोई हुई भाषा नहीं पढ़ रही, वह समय के उस अंधेरे हिस्से में उतर रही है जहां अभी तक मनुष्य की पहुंच सीमित थी। पहले हमें किसी रोसेटा स्टोन जैसी मदद चाहिए होती थी। एक भाषा दूसरी का हाथ पकड़ती थी, फिर धीरे धीरे रास्ता खुलता था। अब मशीन कह रही है कि शायद उसे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, वह खुद रास्ता बना सकती है। लेकिन जो रास्ता खुद बनता है वह हमेशा भरोसेमंद हो, यह जरूरी नहीं। क्या होगा अगर मशीन किसी अज्ञात लिपि का अनुवाद दे दे और दुनिया उसे सच मान ले, जबकि उसमें सूक्ष्म स्तर पर भारी गलती छिपी हो? क्या होगा अगर भविष्य के इतिहासकार मशीन के अनुवाद पर वैसे ही निर्भर हो जाए जैसे कभी विद्वान रोसेटा स्टोन पर हुए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर उन प्राचीन लेखों में जो बातें दर्ज हैं वे हमारी आज की सभ्यता के बारे में हमारी धारणाओं को ही अस्थिर कर दें? इतिहास हमेशा अधूरा रहा है। हमें जो मिला वही हमारी कहानी बना। जो जल गया, टूट गया, मिट गया या पढ़ा नहीं जा सका, वह हमेशा अंधेरे में रहा। अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय की आग हो, साम्राज्यों का पतन हो, लिपियों का भुला दिया जाना हो, हर युग ने ज्ञान का कुछ हिस्सा खोया है। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपनी ही पुरानी लिपियां नहीं पढ़ पाते थे, जैसे किसी सभ्यता ने अपनी स्मृति खुद दफना दी हो। अब एआई उस दफन स्मृति को खोदने लगी है। यह काम सुनने में अद्भुत लगता है, लेकिन इसमें एक अजीब सन्नाटा भी है, क्योंकि हम पहली बार ऐसी स्थिति में हैं जहां एक मशीन उन आवाजों को सुनने का दावा कर रही है जिन्हें इंसान खुद नहीं सुन पा रहा था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। पत्थर टूट सकते हैं, लिपियां मिट सकती हैं, साम्राज्य धूल बन सकते हैं, लेकिन भाषा कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ देती है। अब तक हम उन निशानों को हाथ से जोड़ते थे, अब एक कृत्रिम बुद्धि उन्हें हमारी जगह जोड़ रही है। लेकिन वह जो कहानी बनाएगी, क्या वह सचमुच अतीत की होगी या अतीत और मशीन की साझी रचना होगी? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं। इसलिए यह खोज केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह एक दरवाजा है जो खुल तो रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है यह अभी भी धुंध में छिपा हुआ है। शायद वहां भूले हुए राजाओं की आवाज है, शायद साधारण लोगों की थकी हुई शिकायतें हैं, शिकायतें हैं, शायद खोए हुए देवताओं के नाम हैं, और शायद वहां कुछ ऐसा भी है जिसे पढ़ लेने के बाद हमें मानना पड़े
कि इतिहास कभी वैसा था ही नहीं जैसा हम समझते आए थे। नंबर 2, रोमन खेलपट्ट का रहस्य। इतिहास में कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में बहुत साधारण लगती हैं। न सोने का खजाना, न किसी राजा का ताज, न किसी मंदिर का गुप्त कक्ष, बस एक पत्थर जिस पर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। आम आदमी उसे देखे तो कहेगा कि यह कोई टूटा हुआ निर्माण टुकड़ा होगा या किसी पुराने ढांचे का बचा हुआ हिस्सा। लेकिन कई बार सबसे गहरा रहस्य वही चीज छुपाए बैठा होता है जिसे लोग सबसे पहले नजरअंदाज कर देते हैं। यही हुआ उस रोमन युग के पत्थर के खेलपट्ट के साथ। वर्षों तक वह चुप पड़ा रहा, किसी अंधेरे भंडार गृह में, धूल, सूची और उपेक्षा के बीच। कोई उसे खास महत्व नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पास चमक नहीं थी, शिलालेख नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो पहली नजर में उसे महान खोज साबित करे। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया तो धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह साधारण पत्थर शायद अतीत के एक ऐसे खेल का आखिरी गवाह है जिसके नियम, नाम, मकसद और असली रूप सब कुछ समय ने निगल लिया है। यह खेलपट्ट रोमन युग के एक नगर से जुड़ा था जो कभी साम्राज्य के रास्तों, व्यापार और रोजमर्रा की हलचल का हिस्सा रहा होगा। वहां लोग नहाते होंगे, खरीदारी करते होंगे, सेना गुजरती होगी, व्यापारी रुकते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, बूढ़े बैठकर बातें करते होंगे। उसी दुनिया में यह पत्थर भी कभी इस्तेमाल हुआ होगा। कोई इसे सामने रखता होगा, उसके ऊपर गोटियां चलती होंगी, लोग चाल सोचते होंगे, हार जीत पर बहस होती होगी, कोई मुस्कुराता होगा, कोई चिढ़ता होगा, कोई चालाकी करता होगा। मगर आज उस दुनिया की आवाजें गायब हैं। हमारे पास केवल पत्थर बचा है और उस पत्थर पर कुछ ऐसे निशान जो साफ दिखते तो हैं पर सीधे कुछ बताते नहीं। यही इस खोज को रहस्यमय बनाता है। सबसे पहले शोधकर्ताओं के सामने यही समस्या थी कि यह चीज आखिर है क्या? क्या यह सच में खेलपट्ट है या फिर किसी इमारत का नक्शा, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई नाप तौल का अभ्यास? पुरानी वस्तुओं के साथ यही कठिनाई होती है। हम उन्हें अपने समय की नजर से देखते हैं, इसलिए कई बार जो चीज खेल है उसे अनुष्ठान समझ लेते हैं और जो अनुष्ठान है उसे साधारण कामकाजी वस्तु। इस पत्थर के साथ भी शुरुआत में यही उलझन थी। उसके ऊपर बनी रेखाएं किसी परिचित रोमन खेल से पूरी तरह मेल नहीं खाती थीं। यह समस्या और गहरी थी, क्योंकि अगर कोई तुलना ही न मिले तो पहचान कैसे होगी? पुरानी दुनिया के अनेक खेल पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं बचे, उनकी गोटियां नष्ट हो गईं, नियम किसी ने लिखे नहीं और जो लोग उन्हें खेलते थे वे सदियों पहले धूल बन चुके। ऐसे में एक बोर्ड मिलना, पर उसके बारे में कोई सीधी जानकारी न होना, किसी बंद कमरे की चाबी मिलने जैसा है जिस कमरे का दरवाजा ही गायब हो चुका हो। फिर वैज्ञानिकों ने उस पत्थर को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उस पर क्या बना है, बल्कि यह पूछा कि उस पर क्या किया गया था। यही फर्क इस खोज को असाधारण बनाता है। पत्थर की सतह पर सूक्ष्म घिसावट के निशान थे, इतने हल्के कि साधारण आंख से लगभग अदृश्य, लेकिन आधुनिक उपकरणों से देखा जाए तो वे बता सकते थे कि किन हिस्सों को बार बार छुआ गया, किन बिंदुओं पर गोटियां चली, कहां अधिक रुकावट हुई, कहां हाथ ज्यादा गया। यह सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन यहीं से रहस्य की असली परत खुलती है। क्योंकि अगर किसी बोर्ड पर खेला गया है तो खेल के नियम चाहे लिखे न हों, चालों के निशान फिर भी सतह पर रह जाते हैं। जैसे रेत पर पड़े कदम बताते हैं कि कोई वहां से गुजरा था, भले हमें यह न पता हो कि वह कौन था। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास और भविष्य का अजीब संगम था। शोधकर्ताओं ने एआई की मदद ली। उन्होंने उस प्राचीन पत्थर से मिले घिसावट के पैटर्न, बोर्ड की बनावट, संभावित चालों के रास्ते और विभिन्न ऐतिहासिक तथा आधुनिक खेलों की संरचनाओं का विशाल डेटा इकट्ठा किया। फिर मशीन से पूछा गया कि यह बोर्ड किन नियमों के तहत खेला गया हो सकता है। दूसरे शब्दों में, इंसान के पास उत्तर नहीं था, इसलिए उसने मशीन को अतीत के साथ बैठाकर अनुमान लगाने को कहा। यह सिर्फ साधारण अनुमान नहीं था। एआई को तरह तरह के खेलों के नियम दिए गए। दो कृत्रिम खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ संभावित चालें चलते रहे।
हर खेल से बनने वाले गिसावट के पैटर्न का अध्ययन किया गया और फिर इन सब की तुलना उस रोमन पत्थर पर बचे वास्तविक गिसावट से की गई। यह सुनने में जितना आधुनिक लगता है उतना ही अजीब भी है, क्योंकि मानो दो अदृश्य मशीनें बैठकर एक ऐसे खेल को खेल रही थीं जिसे आखिरी बार 2000 साल पहले किसी रोमन नगर में खेला गया था। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। एआई ने कुछ संभावित नियम बताए, कुछ संरचनाएं सुझाई और शोधकर्ताओं को यह समझ में आया कि यह शायद किसी रोकने या घेरने वाले खेल का रूप था। ऐसा खेल जिसमें उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि सामने वाले को रोक देना हो। यह बात हमें आज के कुछ खेलों की याद दिला सकती है, लेकिन असली समस्या यह है कि हम पूरी निश्चितता से अब भी नहीं कह सकते कि वही नियम असली थे। हमारे पास बोर्ड है, घिसावट है, गणना है, तुलना है, लेकिन हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है जो कहे कि हाँ यही चाल सही थी। कोई लिखित नियम पुस्तिका नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई कथा नहीं, कोई समकालीन वर्णन नहीं। इसका मतलब यह है कि एआई ने रहस्य को पूरी तरह हल नहीं किया, उसने केवल अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जलाई है। कमरे की दीवारें थोड़ी दिखने लगी हैं, लेकिन पूरा दृश्य अब भी छाया में है। यही इस खोज को इतना बेचैन कर देने वाला बनाता है, क्योंकि यह केवल एक खेल की बात नहीं है। यह उस मानवीय दुनिया की बात है जो हंसती थी, खेलती थी, चालाकियां करती थी, समय काटती थी और शायद उसी में अपने समाज की मानसिकता भी छुपाती थी। खेल कभी सिर्फ खेल नहीं होते। वे बताते हैं कि लोग कैसे सोचते थे, किस चीज को चुनौती मानते थे, किस तरह की प्रतिस्पर्धा उन्हें आकर्षित करती थी और वे जीत को कैसे समझते थे। अगर यह सच में कोई रोकने वाला खेल था तो संभव है कि इसमें रणनीति, धैर्य और विरोधी की चाल का अनुमान सबसे महत्वपूर्ण रहे हों। और अगर ऐसा था तो इसका मतलब यह है कि 2000 साल पहले भी लोग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दिमागी टकराव का आनंद लेते थे। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है, या फिर यह खेल किसी धार्मिक प्रतीकवाद से जुड़ा था? क्या गोटियां किसी सामाजिक दर्जे को दिखाती थीं? क्या इसे सैनिक खेलते थे, व्यापारी खेलते थे, बच्चे खेलते थे या मंदिरों के बाहर बैठने वाले बुजुर्ग? यह सब अब भी अनसुलझा है। हो सकता है यह खेल किसी बड़े परंपरागत खेल परिवार का हिस्सा रहा हो, जिसके बाकी उदाहरण अभी मिले ही ना हो सकता है यह किसी स्थानीय रूप में खेला जाता रहा हो और फिर समय के साथ लुप्त हो गया। हो सकता है इसके नियम मौखिक रूप से चलते रहे हों, इसलिए लिखे ही कभी नहीं गए। और यह भी हो सकता है कि यह ऐसा खेल रहा हो जो केवल कुछ विशेष जगहों पर खेला जाता था, इसलिए उसके अवशेष बहुत कम बचे। यदि ऐसा है तो यह पत्थर उस पूरी परंपरा का अकेला जीवित साक्ष्य हो सकता है। एक अकेला साक्ष्य जो अपने भीतर न केवल एक खेल बल्कि उस समाज की मानसिक लय भी छुपाए बैठा है। इस खोज में एक और विचित्र बात है। हम अक्सर मानते हैं कि एआई का काम भविष्य से जुड़ा है, लेकिन यहाँ वही तकनीक हमें अतीत की उस जगह तक ले जा रही है जहां हमारी सीधी पहुंच नहीं। फिर भी मशीन की अपनी सीमाएं हैं। वह गिसावट को देख सकती है, संभावनाएं बना सकती है, लाखों चालें आजमा सकती है, लेकिन वह उस खिलाड़ी की झुंझलाहट नहीं जानती जो हार के करीब था। वह उस मुस्कान को नहीं समझती जो किसी चालाक चाल के बाद चेहरे पर आई होगी। वह उस भीड़ की हल्की आवाज नहीं सुन सकती जो शायद आसपास खड़ी देख रही थी। मशीन पैटर्न पढ़ती है, मनुष्य अनुभव की कल्पना करता है। इसलिए यह खोज जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही अधूरी भी, और शायद यही अधूरापन इसे सुंदर और रहस्यमय बनाता है। कल्पना कीजिए, एक चौक होगा या स्नान गृह के पास कोई खुली जगह या किसी सराय का किनारा। वहां यह पत्थर रखा होगा। दो खिलाड़ी आमने सामने बैठे होंगे। कुछ गोटियां होंगी, शायद पत्थर की, लकड़ी की या हड्डी की। पहली चाल चली गई होगी, फिर दूसरी। किसी ने किसी रास्ते को बंद किया होगा। सामने वाला सोच में पड़ गया होगा। आसपास के लोग शायद सलाह भी दे रहे हों, शायद मजाक भी उड़ा रहे हों। उस क्षण में यह केवल खेल रहा होगा। कोई नहीं सोच रहा होगा कि 2000 साल बाद जब खिलाड़ी, नगर, साम्राज्य, भाषा सब मिट चुके होंगे, तब किसी संग्रहालय के अंधेरे कमरे में पड़ी यही वस्तु आधुनिक मशीनों को चुनौती देगी। यही इतिहास की सबसे अजीब बात है। जो चीज उस समय मामूली थी
वही बाद में सबसे रहस्यमय बन सकती है। इसलिए इस रोमन खेलपट्ट की कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई। एआई ने केवल एक संभावना लौटाई है, अंतिम उत्तर नहीं। बोर्ड अब भी चुप है, उसकी रेखाएं अब भी पूरी तरह खुली नहीं हैं। गिसावट बता रही है कि कभी यहां खेल हुआ था, पर वह अभी तक हमें नियम फुसफुसाकर नहीं बता सकी। शायद भविष्य में और उदाहरण मिलेंगे, शायद कहीं कोई दूसरा बोर्ड मिलेगा, शायद कोई लिखित संकेत सामने आए, या शायद कभी नहीं। और तब यह पत्थर हमेशा उसी तरह खड़ा रहेगा जैसे किसी भूले हुए खेल का मौन पहरेदार, हमें यह बताते हुए कि इंसान बहुत पहले भी खेलता था, सोचता था, रोकता था, हराता था, लेकिन अपने पीछे वह सब कुछ नहीं छोड़ गया जो आज हमें समझने के लिए चाहिए। कुछ रहस्य केवल इतने भर के लिए बचे रहते हैं कि हम उन्हें महसूस करें, पूरी तरह सुलझा ना सकें। यही इस खेलपट की सबसे गहरी, सबसे अनसुलझी और सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। नंबर 3, नाज़का रेखाओं की नई खोज। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने रेगिस्तान में छिपे सैकड़ों रहस्यों को उजागर कर दिया। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे केवल धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही सोच की उपज हैं। नाज़का रेखाएं ऐसी ही एक पहेली हैं। खुला रेगिस्तान, सूखी धरती, दूर दूर तक फैली चुप्पी, और उसी के बीच ऐसी विशाल आकृतियां जिन्हें जमीन पर खड़े होकर ठीक से समझा ही नहीं जा सकता। कहीं पक्षी, कहीं बंदर, कहीं मकड़ी, कहीं अजीब ज्यामितीय रेखाएं, कहीं मानवीय जैसी आकृतियां, और कहीं ऐसे आकार जिनका अर्थ आज भी साफ नहीं। सबसे हैरानी की बात यह नहीं कि ये बनी कैसे, सबसे बड़ी हैरानी यह है कि इन्हें बनाया ही क्यों गया। और उससे भी गहरी बात यह कि इन्हें देखने वाला आखिर था कौन। नाज़का रेखाओं का रहस्य लंबे समय से लोगों को बेचैन करता रहा है। ये कोई साधारण चित्र नहीं है जो किसी दीवार पर बनाए गए हों। ये विशाल भू आकृतियां हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर ही उनका पूरा रूप सामने आता है। यानी जिन्होंने इन्हें बनाया वे जानते थे कि उनका काम जमीन पर खड़े होकर नहीं समझा जाएगा। तो फिर उनके मन में क्या था? क्या यह देवताओं के लिए संदेश था? क्या यह किसी अनुष्ठान का हिस्सा था? क्या यह रास्ते दिखाने वाले संकेत थे? क्या यह खगोलीय पैटर्न थे? या फिर यह किसी ऐसी सोच का परिणाम था जिसे आज की भाषा में समझाना ही मुश्किल है? यही कारण है कि नाज़का रेखाएं सिर्फ पुरातत्व का विषय नहीं बल्कि एक गहरा अनसुलझा रहस्य है। इन रेखाओं को बनाने की विधि पहली नजर में सरल लगती है। रेगिस्तान की ऊपरी परत हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर कर दिया गया और इस तरह आकृतियां बन गईं। लेकिन कठिनाई उनकी तकनीक से ज्यादा उनकी योजना में है। इतने बड़े आकार, इतनी सटीक रेखाएं, और वह भी ऐसे समय में जब आधुनिक हवाई दृष्टि उपलब्ध नहीं थी। यह प्रश्न बार बार उठता है कि नाज़का लोगों ने इनका पूरा आकार कैसे सोचा होगा। क्या उन्होंने छोटे नमूने से बड़ा रूप बनाया? क्या वे किसी ऊंचे स्थान से दिशा तय करते थे? क्या रस्सियों, खूंटों और माप की किसी अत्यंत सटीक प्रणाली का उपयोग करते थे? संभव है, लेकिन अंतिम उत्तर अब भी नहीं है। यही वजह है कि यह रहस्य आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कई दशकों तक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, पायलट और स्थानीय लोग मिलकर इन आकृतियों को खोजते और दर्ज करते रहे। एक एक रेखा, एक एक आकृति, एक एक पैटर्न सामने आता गया। लेकिन नाज़का का रेगिस्तान बहुत बड़ा है और उसका रंग, उसकी बनावट और उसकी चुप्पी इतनी एकरूप है कि किसी नई आकृति को ढूंढना बहुत कठिन काम है। ऊपर से देखें तो सब कुछ एक जैसा भी लग सकता है और छोटे अंतर ही असली रहस्य छुपाए बैठे होते हैं। यही जगह है जहां एआई ने खेल बदल दिया। जिस काम में इंसानों को दशकों लगते, मशीन ने उसे बहुत कम समय में तेज कर दिया। विशाल मात्रा में हवाई तस्वीरें, स्थल चित्र, उपग्रह डेटा और सतह पैटर्न को एआई ने खंगाला और उन जगहों की ओर संकेत किया जहां छिपी हुई आकृतियां हो सकती थीं। इसके बाद कई नई भू आकृतियां उस सामने आईं। यह खोज सुनने में बहुत सीधी लगती है। मशीन ने डेटा देखा और नई रेखाएं ढूंढ ली, लेकिन इसका असर कहीं गहरा है।
इसका मतलब है कि नाज़का रेखाओं की दुनिया उतनी सीमित नहीं थी जितनी हम समझ रहे थे। जो हम अब तक जानते थे वह शायद पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा था। हो सकता है वहां सैकड़ों और रूप छिपे हों। हो सकता है छोटे, क्षतिग्रस्त या लगभग मिट चुके संकेत अभी भी रेगिस्तान में मौजूद हों। हो सकता है पूरी योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल रही हो, और जैसे जैसे नई आकृतियां मिलती जाएंगी, पुरानी व्याख्याएं भी बदल सकती हैं। यदि पहले हम कुछ विशेष पशु आकृतियों को देखकर कोई सिद्धांत बना रहे थे, तो नई खोजें उस सिद्धांत को कमजोर भी कर सकती हैं या उलट भी सकती हैं। यानी एआई ने रहस्य हल नहीं किया, उसने रहस्य को और बड़ा कर दिया। अब सवाल फिर वही है, इन रेखाओं का उद्देश्य क्या था? कुछ लोग मानते हैं कि ये अनुष्ठानिक मार्ग थे जिन पर चलकर लोग किसी धार्मिक प्रक्रिया का पालन करते थे। कुछ मानते हैं कि इनका संबंध पानी, वर्षा और उपजाऊपन से था, क्योंकि सूखे इलाकों में जल का महत्व अत्यंत गहरा होता है। कुछ विद्वान इनका संबंध तारों और आकाशीय दिशाओं से जोड़ते हैं, हालांकि इस विचार पर बहुत बहस रही है। कुछ लोग इन्हें क्षेत्रीय या सामाजिक संकेत मानते हैं, और कुछ लोग आज भी यह मानने को तैयार हैं कि इनके पीछे किसी बाहरी आकाश से जुड़े प्रभाव की कल्पना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले वैज्ञानिक मुख्यधारा में इस विचार को न माने, लेकिन इतना सच है कि इन रेखाओं की बनावट और उनका पैमाना मन को सीधा आकाश की ओर सोचने पर मजबूर करता है। सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि नाज़का लोग शायद अपने पूरे काम को वैसे देख ही नहीं सकते थे जैसे हम आज विमान या चित्रों से देखते हैं। अगर वे पूरा रूप नहीं देख सकते थे, तो फिर उन्होंने यह श्रम क्यों किया? क्या उनके लिए देखने से अधिक बनाना महत्वपूर्ण था? क्या वे जानते थे कि कोई और देख रहा है? कोई देवता, कोई आकाशीय शक्ति, कोई पूर्वज आत्मा? या वे इस विश्वास में काम कर रहे थे कि आकृति का पूरा अर्थ दृश्य नहीं बल्कि अनुष्ठानिक है? यह सोच जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह परियोजना केवल सजावट नहीं थी। इसमें कोई उद्देश्य, कोई विश्वास, कोई सामूहिक इरादा छिपा था। पर वह क्या था, यही आज भी तय नहीं। एआई द्वारा नई रेखाओं का मिलना इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हमारे पास केवल कुछ प्रसिद्ध आकृतियां नहीं, बल्कि एक फैलता हुआ जाल है। जैसे किसी विशाल लेख का केवल आधा हिस्सा पहले पढ़ा गया था और अब दूसरा हिस्सा धीरे धीरे सामने आ रहा हो। लेकिन यहां भी वही समस्या है जो कई पुरातात्विक रहस्यों में होती है। हमारे पास आकृति है, अर्थ नहीं। हमारे पास पैटर्न है, उद्देश्य नहीं। हमारे पास स्थान है, पर मानसिक संसार नहीं। हम यह नहीं जानते कि नाज़का समाज इन रेखाओं को किस भावना से देखता था। क्या वे उन्हें पवित्र मानते थे? क्या वे उनसे डरते थे? क्या वे उन्हें रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा समझते थे? क्या हर आकृति का अर्थ अलग था? क्या कुछ आकृतियां केवल विशेष अवसरों पर उपयोग होती थीं? क्या कुछ रेखाएं बाद के समय की थीं? क्या अलग अलग पीढ़ियों ने अलग इरादों से उन्हें बनाया? यह सब अब भी एक खुली पहेली है। इसमें एक और रहस्य छिपा है। रेगिस्तान ने इन रेखाओं को बचाकर रखा इतने लंबे समय तक। यह भी अपने आप में असाधारण है। नाज़का समाज चला गया, उसकी राजनीतिक संरचनाएं बदल गईं, उसके लोग इतिहास की धुंध में खो गए, लेकिन उनकी बनाई हुई रेखाएं धरती पर बनी रहीं, जैसे किसी प्राचीन स्मृति ने मिटने से इनकार कर दिया हो। पर आधुनिक दुनिया ने उन्हें जितना बचाया उतना ही नुकसान भी पहुंचाया। गाड़ियां, अतिक्रमण, लापरवाही और मानव जिज्ञासा कई बार संरक्षण से अधिक विनाश ले आती है। इसलिए अब जब एआई उनकी खोज में मदद कर रही है, तो यह केवल ज्ञान की बात नहीं, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ भी है। जो आज दिखाई दे रहा है वह कल मिट भी सकता है। फिर भी एआई की सीमा साफ है। वह आकृति खोज सकती है, लेकिन उसका अर्थ तय नहीं कर सकती। वह कह सकती है कि यहाँ रेखा है, यहाँ पैटर्न है, यहाँ संभावना है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि नाज़का के लोगों ने इसे किस भावना से बनाया। मशीन रेगिस्तान की सतह पड़ती है, पर मनुष्य को उस मौन संस्कृति की कल्पना करनी पड़ती है। यही वजह है कि यह खोज रोमांचक होते हुए भी अधूरी है।
एआई ने मानो रेगिस्तान के भीतर दबे कई द्वार दिखा दिए हैं, लेकिन उन द्वारों के पीछे की कहानी अब भी अंधेरे में है। कल्पना कीजिए उस समय को, तपता हुआ सूरज, खुला आसमान, दूर तक फैली भूमि। कुछ लोग खूंटे गाड़ रहे हैं, कुछ रेखा की दिशा तय कर रहे हैं, कुछ मिट्टी हटा रहे हैं। वे यह काम किसी शौक में नहीं कर रहे। इतना श्रम, इतनी सटीकता, इतने बड़े पैमाने पर काम तभी होता है जब उसके पीछे गहरा विश्वास या सामूहिक उद्देश्य हो। लेकिन वही उद्देश्य आज हमारे लिए मौन है। हम केवल आकृति देखते हैं, भावना नहीं। हम केवल अवशेष देखते हैं, अर्थ नहीं। और शायद यही नाज़का रेखाओं की असली शक्ति है। वे सामने होते हुए भी अपनी बात पूरी तरह नहीं कहती। इसलिए एआई की नई खोजों ने जितना उजाला किया है, उतनी ही गहरी छाया भी पैदा की है। अब हम जानते हैं कि नाज़का की दुनिया पहले से बड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है, उसकी पहेली भी और गहरी हो रही है। नई आकृतियां पुराने सवालों को शांत नहीं कर रही, बल्कि उन्हें कई गुना बढ़ा रही हैं। क्या यह विशाल भूमि किसी प्राचीन संदेश पट की तरह थी? क्या यह देवताओं से संवाद था? क्या यह समाज की धार्मिक भूगोल थी? क्या यह जल, दिशा, खगोल और विश्वास का मिला जुला तंत्र था? या फिर कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हम अभी नहीं कर पा रहे? शायद आने वाले वर्षों में एआई और अधिक रेखाएं ढूंढ लेगी। शायद वैज्ञानिक उन्हें वर्गीकृत करेंगे, जोड़ेंगे, तुलना करेंगे, नए सिद्धांत बनाएंगे। लेकिन तब भी यह संभव है कि नाज़का का मूल रहस्य पूरी तरह न खुले, क्योंकि कुछ रहस्य केवल संरचना में नहीं, इरादे में छिपे होते हैं। और इरादे को पढ़ना सबसे कठिन काम है। रेगिस्तान बोलता नहीं, वह केवल बचाकर रखता है। और नाज़का की रेखाएं आज भी उसी तरह फैली हुई हैं, जैसे किसी भूली हुई सभ्यता की खामोश पुकार। एआई ने उस पुकार के और टुकड़े सुन लिए हैं, पर वह आवाज आखिर किसे संबोधित थी, यह अब भी उतना ही अनसुलझा है जितना पहले था। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमें बनाने वाला भगवान था या कोई ऐसी परग्रही शक्ति जिसे हमने भगवान मान लिया? शायद सच अभी भी अंधेरे में छिपा है।